दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, या तो इस देश के भीतर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर इस देश के भीतर में कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि मीडिया की तरफ से आपको कोई आवाज सुनाई नहीं दी होगी कि इस देश के भीतर में कुछ गड़बड़ी है। इस देश के जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जिनका काम है सरकार के ऊपर निगरानी रखते हुए सरकार के बारे में वो तमाम रिपोर्ट्स जो उनके मंत्रालयों में होता है, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो फाइनेंस कमीशन हो, चाहे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, माइनॉरिटीज, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, कहीं से आपको कोई आवाज सुनाई नहीं दी होगी जो इस बात का जिक्र करे कि इस देश के भीतर में सब कुछ ठीक नहीं है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों कहना पड़ा? जब इस देश की सरकार की नीतियों की वजह से इस देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो फिर संविधान और सुप्रीम कोर्ट खामोश नहीं रहते हैं। संविधान इस बात की इजाजत कतई नहीं देता है कि सुप्रीम कोर्ट खामोश रहे, तो सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है। यानी झटके में शांत पानी में किसी ने पत्थर फेंक दिया, बुलबुला उठने लगा। उसके बाद मीडिया के भीतर यह सवाल रेंगने लगा, सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार को लताड़ दिया है। यह सवाल भी उठने लगा कि जिस 35,000 करोड़ का जिक्र वैक्सीन को लेकर अपने बजट में सरकार ने किया, उसको लेकर कोई सवाल जवाब ना मीडिया ने किया, ना इस देश के सीएजी ने किया। इस देश के भीतर में फाइनेंस कमीशन ने भी उस दिशा में देखने की कोशिश नहीं की। इस देश के भीतर में बार बार फाइनेंस मिनिस्ट्री के तमाम बाबू लोग जो भी नीतियों को रखते रहे, सब कोई आंखों पर पट्टी बांधकर कहता रहा, पैसा है, दिया गया है, खर्च हो रहा है, खर्च किया जाएगा, जनता के हक में होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कह दिया कि दरअसल सरकार की नीतियां ही इस देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। यह सवाल वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश के भीतर में तमाम चीजें, तमाम लोकतंत्र के पहरुओं या फिर लोकतंत्र को संभाले हुए वो तमाम पिलर कहां चले गए हैं, जिसमें एक झटके में सुप्रीम कोर्ट की आवाज पर भी भरोसा नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर लोगों की जान पर बन पाई है, अगर लोगों की स्थिति नाजुक होती चली जा रही है और नागरिकों को मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों का ही हनन हो रहा है, तो फिर अगली सुनवाई के लिए 2 हफ्तों का वक्त क्यों? इस देश के भीतर में महामारी ऐसी फैली कि समूची दुनिया भारत की तरफ देखने लगी। भारत के भीतर की जर्जर स्थिति इस तरीके से दुनिया के सामने आ गई कि गरीब से गरीब देश, जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत से कहीं पीछे है, उसने भी मदद की और मदद के लिए हाथ बढ़ाया, और मदद मांगने के लिए भारत ने भी हाथ बढ़ाया। यह कैसी परिस्थिति है जब इस देश के भीतर में कहीं कोई आवाज सुनाई ना देती हो, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कह दे तो इस देश के भीतर की धड़कनें बढ़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट की यह धड़कन तो कई बार बढ़ी है। याद कीजिए 2018 जनवरी का महीना, इसी सुप्रीम कोर्ट से तो 4 जज निकले थे और उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इन डेंजर। देश की धड़कन बढ़ गई थी। और उसके बाद जो कुछ इस देश के भीतर में आज तक की तारीख में हुआ, उसने देश की धड़कन को ही तो बढ़ाया है। तो क्या यह मान लिया जाए कि इस देश के भीतर में अब एकमात्र संस्था सुप्रीम कोर्ट बची है, जो संविधान की दुहाई देकर सरकार से सवाल जवाब कर सकती है? या फिर स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि सरकार ही इशारा करती है सुप्रीम कोर्ट को कि अब आप हमें नोटिस भेज सकते हैं? क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आई है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, याद कीजिए, प्रवासी मजदूर जब मर रहे थे तब भी उसकी धड़कनें आपने सुनी नहीं होगी। इस देश के भीतर में चाहे वो भीड़ तंत्र का न्याय हो, चाहे लाइनों में लगकर मौत नोटबंदी के वक्त हो रही हो, चाहे बेरोजगारी का आलम बढ़ते चला जा रहा हो, चाहे गरीबी की परिस्थिति इस देश में विकट होती चली जा रही हो, कोई आवाज संविधान की दुहाई देते हुए सुनाई नहीं दी। लेकिन अब शब्दशः जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब सरकार की नीतियों के जरिए नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो हमारा संविधान अदालत को मूक दर्शक बनने की इजाजत नहीं देता।
और उसके बाद उसके सवाल दर सवाल ने इस देश के भीतर में महामारी को रोकने के लिए और वैक्सीन लाने और लगाने की परिस्थितियों को लेकर जो सवाल खड़े किए, ये सारे सवाल तो हर किसी की आंखों के सामने रेंग रहे थे। तो हर कोई क्या इंतजार करता कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगा? जनता की तरफ से निगरानी करने का काम मीडिया का है। मीडिया मर चुकी है। इस देश के भीतर में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मौत हो चली है, वो सो चुके हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब उन्हें जगाएगा? सीएजी का तो काम है कि जो भी बजट एलोकेशन होता है उसमें वो किसी चार्टेड अकाउंटेंट की तर्ज पर बैठकर इस देश के कच्चे चिट्ठे को सामने रखे। लेकिन ध्यान दीजिए तो 2015 के बाद से सीएजी की भी रिपोर्ट कम दर कम होती चली गई। पार्लियामेंट के भीतर वो रिपोर्ट रखी जाती है, लेकिन बीते बरस उस रिपोर्ट की संख्या थी 0। जी, ऐसी स्थिति में इस देश के भीतर में सवाल सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है। तो हमें लगता है इस देश की सरकार को भी समझिए और सुप्रीम कोर्ट की परिस्थितियों को भी समझिए। इस देश के भीतर में आखिरी न्याय का रास्ता अदालत ही होती है। हाईकोर्ट की स्थिति क्या है? हाईकोर्ट में भी लगभग 411 जजों के पद खाली पड़े हैं। इन खाली पदों को भरने को लेकर क्या कोई स्थितियां हैं? 1080 सैंक्शन पद हैं, लेकिन सिर्फ 669 जजेस की नियुक्ति है, 411 पद खाली हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 64 जज के पद खाली पड़े हैं। कलकत्ता के हाई कोर्ट में 40 जजों के पद खाली पड़े हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 37 पद खाली पड़े हैं। यह तमाम देश के हाई कोर्ट की स्थिति है। वहीं से निकलकर लोग सुप्रीम कोर्ट आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जरिए धड़कन को, इस देश को संविधान के जरिए सुनने की एक इंतजार और एक आस और शायद एक उम्मीद भी रहती है। जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि सरकार को कुछ इस तरीके से शायद या तो फटकार लगाई या फिर अपनी बेबसी को तोड़ डाला सुप्रीम कोर्ट ने, जो उसने कह ही दिया कि हम खामोश नहीं रह सकते हैं। ठीक इसी प्रक्रिया के वक्त जब सुप्रीम कोर्ट इन आवाजों को लगा रहा है, उससे चंद घंटे पहले एक खबर आती है। यह खबर बतलाती है कि सुप्रीम कोर्ट से 9 महीने पहले रिटायर्ड हुए एक जज को एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया गया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन। यह आवाज तुरंत अनुगुंज करती है और लोगों को याद आ जाता है कि रिटायरमेंट के 4 महीने बाद ही तो इस देश के चीफ जस्टिस गगोई को राज्यसभा में मनोनीत कर लिया गया था। तो क्या वाकई रिटायरमेंट के बाद पद पाने का सुकून इस देश में हर संस्थान को खामोश रहना सिखा चुका है? या फिर काम करते वक्त भी जो भी स्थिति उसके साथ रही हो, वो या तो करप्ट होगा या नैतिक बल ना होगा। ऐसी परिस्थितियों के भीतर या फिर सत्ता से उसे कुछ चाहत होगी। इसी परिस्थिति ने इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस को खामोश कर दिया। उसके भीतर स्वतंत्र मीडिया भी है, जिसकी आवाज भी इस दौर में आपको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भीतर उठे वह सारे सवाल जो अटॉर्नी जनरल से सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, वो सारे सवाल मीडिया में पहले ही पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन कभी नहीं पूछे गए। क्यों नहीं पूछे गए? और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता है तो फिर भरोसा जागृत क्यों नहीं हो पाता है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। इस आवाज को सुनने के लिए हर कान में एक बेचैनी रहती है। लेकिन हमें लगता है कि आइए जरा सुप्रीम कोर्ट और इस देश के भीतर में रिटायरमेंट के बाद की परिस्थितियों को जो लोग भोगते हैं ना, उन्हें भी समझना चाहिए। हमें याद है जस्टिस गगोई, चीफ जस्टिस गगोई 2018 की जनवरी में वही निकले थे जब उन्होंने डेमोक्रेसी इन डेंजर का जिक्र किया था। उसके बाद वो चीफ जस्टिस बने और उसके बाद 2019 में उन्होंने क्या कहा? रिटायरमेंट से पहले चीफ जस्टिस के पद पर रहते हुए उन्होंने कहा था कि ऐसा बड़ा मजबूती से माना जाता है कि रिटायरमेंट के बाद होने वाली नियुक्तियां न्यायपालिका की आजादी पर धब्बा है। उस समय एक सवाल उठा था कि जस्टिस गगोई ने जो भी फैसले दिए, चाहे वो एनआरसी को हो, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो, चाहे जम्मू कश्मीर या धारा 370 हैबियस कॉर्पस को लेकर हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर फैसला देना हो, या फिर राफेल डील पर सरकार को क्लीन चिट देना हो, सारे फैसले एक झटके में लोगों की निगाहों में कटघरे में खड़े हो गए।
खड़े होने का मतलब लोग आवाज नहीं लगाते हैं, वो खामोशी से देखते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे इस वक्त हर परिवार के भीतर लोगों ने मौत देखी है। शायद ही इस देश के भीतर में कोई भी ऐसा परिवार होगा जिसके परिजन की मौत इस दौर में नहीं हुई। कितनी बड़ी तादाद में इस देश ने सिर्फ मरघट देखा, अपने गुस्से, अपने आंसुओं को बंद कर लिया। जज्बात के साथ खिलवाड़ वो करना नहीं चाहता था, सारी चीजें उसने जब्त की है। इस दौर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको कोई आवाज सुनाई नहीं दी होगी। इस दौर में आपको इस देश के लोगों के भीतर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी होगी। ये सारी परिस्थितियां बताते हुए जब आप सफर पर आगे निकलते हैं तो हमें लगता है कि इस देश के भीतर में जिन्हें संविधान की रक्षा के लिए जिस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया, उसके साथ पहला सवाल यही खड़ा होता है कि इस देश में तो तमाम शासक आएंगे और जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र के संस्थान अगर ढह गए तो वो दोबारा खड़े कितने दिन में हो पाएंगे? यह एक अजूबा नहीं, एक मुश्किल हालात है। वो 5 साल में भी खड़े होंगे या ना होंगे, यह भी एक सवाल है। क्योंकि इस देश के भीतर में महामारी का कुप्रबंधन जो भी रहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसका खुले तौर पर जिक्र कर दिया, जवाब मांगा, 2 हफ्ते का वक्त भी दे दिया। इस देश के भीतर में इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है, समूची दुनिया की नजर भारत को लेकर है जो इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है। लेकिन फाइनेंस कमीशन से लेकर जो भी इंस्टीट्यूशंस रहे जिन्हें देखना, समझना, परखना चाहिए, कोई आवाज नहीं सुनाई दी सिवाय इसके कि इकोनॉमी हमारी बड़ी शानदार है। और जो सेंट्रल विस्टा को लेकर सवाल उठा कि यहां पर हमने जो बजट का पैसा नहीं निकाला है, हम हर जगह, हमारे पास खूब पैसा है, हम उस पैसे का खर्च हर जगह करेंगे और हर काम चलते रहना चाहिए, तो एक सवाल सरकारी कर्मचारी खामोश रहकर पूछता है, हमारे डीए का पैसा आपने क्यों नहीं दिया? उस समय तो जिक्र देश के पैसे और बजट का था, महामारी के वक्त में मुश्किल हालात का था। तो फिर सेंट्रल विस्टा के पैसे का जिक्र करते वक्त आपने कहा इस देश में सारे काम ठीक चल रहे हैं, तो फिर डीए का पैसा क्यों नहीं दिया गया? ये तो सरकारी कर्मचारी जिन्हें उन नीतियों पर हस्ताक्षर भी करने हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार करनी है, जो भी सरकार कर रही है, चाहे वो वैक्सीन की नीति हो, चाहे 35,000 करोड़ को खर्च करने को लेकर सवाल हो, चाहे पीएम केयर का सवाल हो। पीएम केयर को लेकर भी इस देश में सीएजी ने कोई ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं की। उससे भी हटकर वो पावरफुल कैसे हो गया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन को यह पावर है कि किसी भी हालत में उससे बड़ी कुछ चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन पीएम केयर सबसे बड़ा कैसे हो गया? छिटपुट अंदाज में जानकारी आती रह गई। लेकिन फिर लौटिए उस परिस्थिति में इस देश के भीतर में जब रोजगार खत्म हो चले हैं और खुद सरकार की संस्थान CMIE वह जानकारी देती है कि इस देश के भीतर में करोड़ों लोगों के रोजगार खत्म हो गए। उसने जब आंकड़ा देना शुरू किया तो कुछ जानकारी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची, लेकिन PIL के तौर पर वह भी बंद फाइलों में अभी भी दबी हुई है। क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में लोग बेरोजगारी को देखे हैं, वो संख्या इसलिए डराने वाली है क्योंकि उसकी संख्या 2 से 3 करोड़ सिर्फ इसी दौर में है। और अप्रैल से मई के बीच में भी फरलांग लगाते हुए 1 महीने के भीतर में 1.5 करोड़ से ज्यादा बेरोजगारी की स्थिति है। क्या यह नागरिकों के हक का सवाल नहीं है? और कॉन्स्टिट्यूशन में रोजगार का हक का जिक्र नहीं है, रोजी रोटी का जिक्र नहीं है, भोजन का जिक्र नहीं है, हेल्थ का जिक्र, सारी जिक्र तो कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर है ही। सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी एक आवाज लगाई तो पीठ ठोकी जा सकती है क्या? यह भी एक सवाल है। क्योंकि जब इन स्थितियों को हम देखना शुरू करते हैं तो तुरंत हमारे सवाल सामने आता है कि अगर संस्थान खत्म हो गए हैं और रिटायरमेंट के बाद पद पाने की इच्छा में है, हमने आपसे जिक्र किया NHRC में 9 महीने पहले रिटायर हुए जज अरुण कुमार मिश्रा को चेयरमैन बना दिया गया। तो यहां पर एक सवाल कोई भी कहेगा बना दिया गया तो क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? यह भी समझना होगा कि NHRC का पद इससे पहले बीते 2-3 दशकों में देखिएगा कभी भी किसी जज को नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस जो रिटायर होता है उसको बनाया गया। और अभी ऐसे हालात भी इस देश के भीतर में नहीं है कि रिटायर चीफ जस्टिस उम्र के लिहाज से भी इस पद के काबिल नहीं थे। उसमें भी एक लंबी फेरिस्त है जो इस पद के काबिल थे, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई। उसमें चीफ जस्टिस रहे TS ठाकुर, JS खेर, जस्टिस दीपक मिश्रा, शरद बोबड़े जो पिछले दिनों रिटायर हुए, रंजन गोगोई को ही आप ले लीजिए, ये सभी चीफ जस्टिस रहे हैं। इस पद के अनुकूल वो हैं, लेकिन इस पद पर
बैठाया गया जज अरुण कुमार मिश्रा को। जज अरुण कुमार मिश्रा का जहन में आते ही नाम हमें लगता है कि किसी को भी याद होगा, फरवरी के महीने में एक इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उस कॉन्फ्रेंस में जज अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विजनरी हैं, वह सोचते ग्लोबली हैं और एक्ट लोकली करते हैं। यह शब्द हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के। और इसके बाद ऐसा नहीं है इतिहास के पन्नों में कि यह पहली बार ऐसा हुआ है और इससे पहले नहीं हुआ होगा। हमें तो यह भी याद आया कि याद कीजिए, इससे पहले एक ने मॉडल और हीरो के तौर पर भी प्रधानमंत्री को देखा और उन्होंने इस बात का जिक्र किया, जस्टिस शाह हुआ करते हैं वो कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, और उन्होंने प्रधानमंत्री को मॉडल और हीरो कहा तो तुरंत जहन में किसी के भी याद आएगा कि एक जस्टिस भगवती भी होते थे। इंदिरा गांधी जब 1980 में चुनाव जीतकर आई तो उन्होंने कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए उनके पक्ष में कि शानदार तरीके से चुनाव जीत कर आई है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 3 या 5 ऐसे जजेस थे जिनको सरपास करके उनको चीफ जस्टिस भगवती साहब को बना दिया गया। तो इतिहास के पन्नों में वो चीजें दर्ज है। लेकिन आज की तारीख में परिस्थिति यह हो गई है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस अगर खामोश हैं तो उसके बाद कुछ सवाल तो उठेंगे। और जब जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को एनएचआरसी का चेयरमैन बनाया गया तो किसी ने भी सवाल पूछना चाहेगा कि दरअसल उन्होंने वैसे कौन से जजमेंट दिए थे। हमें लगता है कि उन जजमेंट्स को भी जानकारी होनी चाहिए। याद कीजिए, सहारा बिरला डायरी जो थी, उन डायरी के पन्नों में किनका नाम था, किसके जरिए कौन सा, उस डायरी को खारिज कर दिया गया, उन पन्नों को मटिया मेट कर दिया गया, जो भी जांच कर रहे थे उन्हें हटा दिया गया। ये सारी परिस्थिति मीडिया में ये खबर आते आते रुकी क्योंकि उन खबरों को कवर करने वालों में हम भी थे। उस खबर को भी कैसे रोका गया, क्या किया गया। साइड उस समय अरुण जेटली हुआ करते थे फाइनेंस मिनिस्टर, और तमाम कच्चे चिट्ठे को लेकर किस रूप में, वह भी कभी उसका जिक्र भी होगा। लेकिन उसको लेकर भी फैसला और वो चीजों को दफन करने की स्थिति में जज अरुण कुमार मिश्रा ही उस समय थे। हेरन पंड्या मर्डर केस, यह भी उन्हीं की अदालत में पहुंचा था। मेडिकल कॉलेज घूसकांड, जिसमें इस देश के भीतर में एक बड़े संस्थान में काम करने वाले एक जर्नलिस्ट का नाम भी आया था, यह भी वो जो नजदीक हैं सरकार के, वह केस भी किस रूप में कहां पर गया यह भी समझना चाहिए। SC/ST कानून में जो संशोधन का जिक्र था वह भी इन्हीं की अदालत में गया था, और उसी के चलते ही कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं उस कमेटी में नहीं रह सकता हूं जिस कमेटी में जज अरुण कुमार मिश्रा को एनआरसीसी का चेयरमैन बनाया जा रहा है। उन्होंने खुद को अलग कर लिया, क्योंकि जब नियुक्ति होती है तो उसमें 5 लोग होते हैं। उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, उसमें गृह मंत्री होते हैं, उसमें लोकसभा के स्पीकर होते हैं, उसमें राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होते हैं, और उसमें राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम था। उन्होंने खुद को अलग कर लिया। SC/ST कानून में संशोधन को लेकर जो कुछ भी किया गया था इनकी अदालत में, और फिर याद कीजिए CBI का केस भी तो इनकी अदालत में गया था, आलोक वर्मा और अस्थाना। इन बातों का जिक्र रेफरेंस में रखिए। उसके बाद लौट पाएंगे आप सुप्रीम कोर्ट की उन परिस्थितियों को समझने के लिए जहां हर किसी को अच्छा लग रहा है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र तो किया, और जिक्र की फेरिस्त को जरा समझने की कोशिश कीजिए। हम आप बाखूबी जानते हैं, यह ठीक वैसे ही है जैसे कल सुप्रीम कोर्ट कह दे आपने क्या किया जब गंगा में शव तैर रहे थे, आपने क्या किया जब इस देश के भीतर में शमशान घाट कम पड़ गए और इस देश में शवों की तादाद बढ़ गई, आपने क्या किया जब इस ऑक्सीजन कम से कम होता चला गया और बिना ऑक्सीजन के अस्पताल के आईसीयू के बेड पर लोगों की जान जाने लगी, आपने क्या किया। हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट में चीजें जागृत हो तो यह सवाल भी उठकर आए, आपने क्या किया इस देश के भीतर में। जिन मेडिसिन का जिक्र डॉक्टर कर रहे थे, रेफर कर रहे थे, वह मेडिसिन धीरे धीरे बाजार से क्यों गायब हो जाती थी, आपने क्या किया। जाहिर है इस सवाल के अगर सुप्रीम कोर्ट उठाएगा और फिर उसको नागरिकों के हक से जोड़ेगा, तो क्या हम और आप नागरिकों के हक से वाकिफ नहीं है जो संविधान में दर्ज है। यकीनन ये सवाल है, और ये सारे सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं कि हम लोग क्या वाकई इंतजार करते हैं एक ऐसी परिस्थिति का या एक ऐसे वक्त का जिसमें कोई तो कह दे और सिर्फ कह भर दे। क्योंकि जिन आवाज को उठाया गया 35,000 करोड़ रुपया कहां
खर्च किया गया, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल एन राव और श्रीपति रविंद्र भट्ट की विशेष पीठ ने सरकार को कहा, यह क्या स्थिति है? पैसा देकर टीका लगवाने की नीति आपकी कैसी नीति है? जब आप बजट दे रहे हो, दूसरी तरफ फिर आप उस वैक्सीन को लेकर अलग अलग रेट कोई कैसे कर सकता है? कोई 250 रुपए में लगा रहा है, कोई 800 रुपए में, कोई 900 रुपए में, कोई 1200 रुपए में। प्राइवेट अस्पतालों में भी एक रास्ता नहीं है, एक तरीके से चीजें नहीं चल पा रही हैं। ये कैसी परिस्थिति है? ये देश में जंगल राज है क्या? जंगल राज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इन परिस्थितियों को समझिए। महामारी है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लोगों में बेचैनी है, भारत के भीतर सिस्टम है, उस सिस्टम को संभाले हुए लोग हैं, उनके पास बजट है, टैक्स पेयर के पैसे को उन्होंने डाइवर्ट भी किया। उस सिस्टम को संभालने के लिए इस देश में पूरी ब्यूरोक्रेसी है, उस ब्यूरोक्रेसी को टैक्स पेयर के पैसे से रोजगार मिला हुआ है, पैसा मिलता है। इस देश के भीतर में तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी इमारतें हैं, वहां पर काम करने वाले इस देश के तकरीबन 2 करोड़ लोग जो पूरे देश में सरकारी कर्मचारी के तौर पर फैले हुए हैं, सबको पैसा इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से ही जाता है। सरकार की कोई अपनी कमाई नहीं है कि वो अपने जेब से लेकर आया या बिहार से या गुजरात से ले आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारा पैसा इस देश का पैसा है, वही पैसे को आपको संभालना और स्थितियों को जनता के अनुकूल करना है। जनता ने आपको चुना है, संविधान जनता को लेकर बना है और उनके अधिकारों की रक्षा का जिक्र उसमें किया गया है। फिर आपकी ये हिम्मत कैसे पड़ जाती है कि आप मनचाहे तरीके से इस देश में वैक्सीन को लेकर एक अराजक स्थिति बना दें? ये कैसी परिस्थिति है? और इस पर सुप्रीम कोर्ट जब कहता है तो किसी को भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगा। सुप्रीम कोर्ट बहुत दिन बाद बोला तो उसे चिंता तो हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है उसको कहने के लिए, लेकिन फिर वही 2 हफ्ते का वक्त, 24 घंटे के वक्त के भीतर में सरकार से यह जवाब मांगना चाहिए था, पूछना चाहिए था। और हर 24 घंटे के बाद सुनवाई कंटिन्यू, या सुनवाई तब तक कंटिन्यू रखनी चाहिए जब तक इस देश में सरकार अपने पेपर को ना रख पाए, क्योंकि वह बता पाए इस देश के भीतर में दिल्ली लुटियंस की दिल्ली में पीएमओ के अधिकारी, होम मिनिस्ट्री के भीतर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी जो नौकरशाहों की टीम है, हेल्थ मिनिस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी, इन तीनों को ही जोड़ दीजिएगा तो उनकी संख्या हजारों में है। एग्जैक्ट संख्या जानना चाहते हैं तो 5000 के पार है। इतनी बड़ी तादाद में इन अधिकारियों का सिर्फ यही तो काम है कि मौजूदा वक्त में इन स्थितियों से जूझें और उसको अनुकूल करें, क्योंकि राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी संकट और सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो फिर 2 हफ्ते का वक्त क्यों? और ये कैसी स्थिति है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और रूल ऑफ लॉ का जिक्र किसने किया? याद कीजिए, जब गोल्डन जुबली मनाया जा रहा था पिछले 1-1.5 बरस पहले, जब गुजरात हाईकोर्ट के गोल्डन जुबली दिवस था, तो प्रधानमंत्री तो भाषण दे रहे थे। उन्होंने क्या जिक्र किया था? रूल ऑफ लॉ का जिक्र किया था। हालांकि एक लाइन उन्होंने और कही थी, इस देश की न्यायपालिका सरकार और नागरिकों के हक पे भीतर एक तालमेल और सामंजस्य होना चाहिए। यह सामंजस्य का मतलब सत्ता को मिलने वाले अपार अधिकार नहीं है, क्योंकि अधिकार जो होते हैं करप्ट बनाते हैं, और अधिकार की ताकत अगर बढ़ती चली जाए तो और करप्ट हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आवाज लगाई है, यह सिर्फ एक बुलबुला ना बने। सुप्रीम कोर्ट को नकेल कसनी होगी, और सुप्रीम कोर्ट को नकेल कसने के दौरान ना तो इस बात की चिंता करनी होगी कि इस देश के भीतर में जजों की नियुक्ति को लेकर सत्ता और सरकार सक्रिय रहना चाहती है। तो जैसे चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की आंख से आंसू निकल गए थे प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करते वक्त, जब उन्होंने कहा था इस देश के भीतर में जजों की नियुक्ति तो पूरी कीजिए, करोड़ों मामले रुके पड़े हैं। उस वक्त महामारी भी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में आंसू थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन के लिए तो वही शख्स ठीक था, तब तो उसकी आंखों में आंसू तो थे। अब तो लोग मुस्कुराते हंसते हुए इस दफ्तर से निकलते हैं, रिटायरमेंट के बाद उस दफ्तर को संभाल लेते हैं। बीच में उनके द्वारा किए जा रहे सारे काम ऐसे लगते हैं जैसे इस दफ्तर से निकलकर उस दफ्तर में बैठने के ध्यान में रखकर ही फैसले दिए जा रहे थे। आवाज उठनी चाहिए, आवाज निकलनी चाहिए, सवाल होने चाहिए। संविधान का जिक्र सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के दायरे भर में नहीं रहना चाहिए, आम लोगों और आम नागरिकों को भी समझना चाहिए। अन्यथा मीडिया की खामोशी, संवैधानिक संस्थानों का रेंगना
या फिर कहें एक लिहाज से हम तो डेथ बेड पर उनको देख पा रहे हैं। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की बेबसी है, या सुप्रीम कोर्ट आने वाले वक्त में मजबूत होगा, शायद उसकी भी परीक्षा की घड़ी यही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए ऑक्सीजन का काम भी इस देश की जनता ही करती है, जिस जनता के लिए संविधान लिखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।